गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। माय नेम इज हिमांशु एंड वेलकम अगेन एट ऑनलाइन पाठशाला। तो टुडेज आवर टॉपिक मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ठीक, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है, और ज़्यादा भी अगर पास्ट ईयर क्वेश्चन में भी नहीं जाए तो लास्ट ईयर में भी जो जनवरी अटेम्प्ट था उसमें भी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से पुट किया गया है। ठीक है, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को स्टार्ट करने से पहले मैट्रिक्स का वाला पार्ट अपन आज स्किप करेंगे क्योंकि मैट्रिक्स वाले पार्ट में से ज्यादा क्वेश्चन पुट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पुट किए जाते हैं लेकिन वहां पे अपन आज केवल एक सीधे कंसेप्ट को सीखेंगे, वो है क्रैमर रूल। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का केवल एक कंसेप्ट है जो कि है क्रैमर रूल्स। ठीक है, तो जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट होते हैं जी मेंस में, तो केवल आज हम उसी कंसेप्ट को सीखेंगे और उसी पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट। इस क्रैमर रूल को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक लीनियर इक्वेशन सिस्टम दिया होता है, लाइक a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, देन a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, देन a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। ये तीन इक्वेशन का एक लीनियर इक्वेशन सिस्टम होता है। ठीक है, और देख के ही पता चल रहा है ये एक प्लेन की इक्वेशन होती है जिसमें a1 b1 c1 ये सभी कोफिशिएंट है। ठीक, और x y z वेरिएबल्स है और यहाँ पे d1 d2 d3 कांस्टेंट टर्म्स दी हुई है। अब इसको सोल्व करने के लिए क्रैमर ने एक रूल दिया जिसकी अपन डिटर्मिनेंट की हेल्प से इनको सोल्व कर सकते हैं। तो वो क्या कहता है कि सबसे पहले मैं एक डिटर्मिनेंट लिखता हूं जिसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट a1 a2 a3 b1 b2 b3 देन c1 c2 एंड c3। ठीक, उसी के बाद एक डेल वन की बात करें तो वो होगा d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। जो डेल टू होगा वो होगा अपना a1 a2 a3 d1 d2 d3 देन c1 c2 c3। ठीक, और इसी तरह डेल थ्री जो होगा वो होगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 देन d1 d2 एंड d3। ठीक, तो ये लीनियर इक्वेशन सिस्टम होता है जिसके लिए अपन डिटर्मिनेंट की सहायता से इसको सोल्व कर सकते हैं। वो किस तरीके से, ये चार डिटर्मिनेंट होते हैं, डेल डेल वन डेल टू एंड डेल थ्री। ठीक, किस तरीके से a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। मैंने क्या करा, जो कांस्टेंट टर्म थी उनको छोड़ के इन सभी के कोफिशिएंट को लेके एक डिटर्मिनेंट में इसको रिप्रेजेंट किया। साथ में अब मैंने यहाँ डेल वन लिखा, इसको डेल एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, डेल एक्स से रिप्रेजेंट करने का कारण देखो, मैंने इसमें एक्स के जो कोफिशिएंट हैं उनको हटा के यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिया है, तो इसको डेल एक्स से भी डिनोट करते हैं। साथ ही इसको जो y के कोफिशिएंट है उनकी जगह मैं कांस्टेंट टर्म लाया हूं, तो इसको मैं डेल y भी बोल सकता हूं। ठीक है, साथ ही यहाँ पे z के कोफिशिएंट के स्थान पे क्या है, कांस्टेंट टर्म्स। ठीक, तो इसको डेल z भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं क्रैमर रूल को अप्लाई कैसे करेंगे। ये तो केवल डिटर्मिनेंट थी, अब इनकी वैल्यूज को देख देख के अपन क्रैमर के लिए एक सॉल्यूशन कैसे देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इस डेल की, इसको डी भी बोलते हैं। ठीक है, वही डेल की जगह आप डी यूज कर सकते हैं, d1 d2 d3। ठीक, तो सबसे पहले अपन फाइंड डी करेंगे, आपको फाइंड आउट करना है डी। ठीक, तो केस वन हो सकता है कि डी जो है आपका वो नॉन जीरो हो। क्या हो, नॉन जीरो। ठीक है, डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो भी हो सकता है, वो सेकंड केस में अपन बात करेंगे, लेकिन अभी अपना डी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसमें दो केस होंगे,
क्या कि पहला ये होगा कि जो अपना D1 वगैरह है, D1 D2 बराबर D3 इक्वल्स टू 0, ठीक। और दूसरा एक अपने पास हो सकता है कि एटलीस्ट 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। इनमें से कोई भी एक 0 के बराबर नहीं होगा। केस 1 में अगर अपन बात करें कि D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 इक्वल्स टू 0, अगर इनमें से सभी 0 हैं तो यहाँ पे आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो x बराबर y बराबर z बराबर 0, ठीक है। जो यहाँ पे जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा ये 0 सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 0, एंड अगर मान लो एटलीस्ट 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, मान लो इसमें से D1 D2 D3 में से कोई सा भी एक 0 नहीं है, तो फिर यहाँ आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है जो कि नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x के सॉल्यूशन अगर मुझे लिखना है तो वो होगा d बाय D1, ठीक। इसी तरह y जो होगा वो होगा d बाय D2 एंड z जो होगा वो होगा d बाय D3, ठीक। अगर आपको d में कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल बाय डेल x, ठीक। y जो होगा वो होगा डेल बाय डेल y, ठीक। एंड जो z होगा वो होगा डेल बाय डेल z, ठीक है। तो ये अपने पास फर्स्ट केस था जिसमें d इज नॉट इक्वल टू 0 था। इसी तरह केस सेकंड की बात करते हैं। ठीक, अपन ने d फाइंड किया, यहाँ पे d इज नॉट इक्वल टू 0 था। केस सेकंड मेरा होगा कि अगर d 0 हो, ठीक। अगर d 0 होता है तो यहाँ पे भी दो केस होते हैं। पहला ये कि d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इक्वल टू 0, ठीक। तो ऐसा भी दो कंडीशन में होता है। एक तो ये कि जब प्लेन्स पैरेलल हो, पैरेलल प्लेन्स, ठीक। या फिर आपको यहाँ पे D1 D2 D3 सब 0 मिलेंगे, तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं, ठीक। तो ये पहला केस था इसमें। इसी तरह सेकंड केस की अगर अपन बात करें तो वो होगा कि एटलीस्ट इनमें से कोई भी एक 0 ना हो, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो फिर अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको मिलेंगे वो होगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्रेमर रूल था जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, डी फाइंड आउट करना है। इस डी को फाइंड आउट करने के बाद आपको यहाँ से दो कंडीशंस मिलेगी। पहली क्या, या तो वो 0 नहीं होगी, ठीक है, कोई सी भी एक वैल्यू हो सकती है कि डी की कोई भी एक वैल्यू आ रही हो जो कि नॉन जीरो हो, ठीक। तो अपन फिर D1 D2 D3 को चेक करेंगे। अगर ये तीनों भी 0 हैं तो फिर आपको XYZ का एक सॉल्यूशन मिलता है जो होता है 0, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो इनमें से कोई भी D1 D2 D3 में से कोई सा भी एक नॉन जीरो होता है, यानी 0 के बराबर में नहीं होता है, तो आपका x का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा x इक्वल्स टू d बाई D1, ठीक है, यानी डेल बाई डेल x, ठीक। इसी तरह y और z के ये सॉल्यूशंस होंगे। सेकंड जो केस था वो था अपना d इक्वल्स टू 0 अगर अपने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे अपने को d नॉन जीरो प्राप्त हुआ था। अगर यहाँ पे d अपने को 0 मिलता है तो अपन क्या करेंगे कि वापस D1 D2 D3 चेक करेंगे। अगर ये अभी भी 0 है तो फिर यहाँ पे दो कंडीशन होती है। क्या, एक तो प्लेन्स पैरेलल होंगे। प्लेन्स पैरेलल कब होंगे, जब A1 A2 A3 तीनों ही एक दूसरे के कोफिशिएंट्स हो। मतलब क्या, अपने को पैरेलल प्लेन्स कब मिलते हैं, जब अपन इनके x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट की बात करेंगे तो ये आपस में रिलेट करेंगे। किस तरीके से, कि अपन कह सकते हैं कि इसको अगर मैं n से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे यही इक्वेशन मिल जाए। n कोई भी एक नंबर हो सकता है, ठीक, तो उसकी अपने को नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही अगर फिर भी अगर प्लेन्स पैरेलल नहीं है और तब भी D1 D2 D3 0 हैं, तो ये एक ही कंडीशन में होते हैं जब सॉल्यूशन कैसे हो, इनफाइनाइट हो, ठीक। इसी तरह अगर एटलीस्ट 1 इज नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है तो यहाँ पे अपने को नो सॉल्यूशन मिलते हैं। ये अपने को याद रखो। एक बार फिर यहाँ ध्यान दें डियर स्टूडेंट्स कि अपन ने जो x के सॉल्यूशन लिखे थे वो लिखे थे d बाई D1, ठीक। इसको करेक्शन करके यहाँ पे जो सॉल्यूशन होते हैं वो D1 बाई D होता है, ठीक।
यानी मैं कह सकता हूं कि डेल एक्स बाय डेल। ठीक, उसी तरह y के जो सॉल्यूशन होंगे वो d2 बाई डी यानी डेल y अपॉन डेल होंगे, और z का जो सॉल्यूशन मुझे मिलेगा वो मिलेगा d3 बाई डी यानी कि डेल z बाय डेल। तो नोट डाउन करो। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है बहुत बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है जीमेंस में, वो है होमोजीनियस का। होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस इक्वेशन बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, जो अपन ने पहले इक्वेशन लिखी थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू d1। ठीक, इस d1 की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा 0। ठीक है, इसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स टू 0। तो ये सिस्टम अपने को दिया हुआ होता है और इसको सोल्व करते हैं। इसके लिए एक ही डिटर्मिनेंट अपन यूज करेंगे जो अपने वहां पे d, d1, d2 एंड d3 थे। तो ध्यान से देखो ये तीनों ही 0 हो जाएंगे। क्यों 0 हो जाएंगे? क्योंकि देखो यहाँ पे d1, d2, d3 की जगह क्या आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं। तो जब ये डिटर्मिनेंट पे होंगे तो अपन जानते हैं किसी भी, अगर मैं मान लो d1 को यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा कि a के x के कोफिशिएंट की जगह क्या आ जाएंगे? 0 0 0, देन b1, b2, b3, देन c1, c2 एंड c3। ठीक, तो जब ये कोफिशिएंट होंगे अपन जानते हैं किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी एक कॉलम या फिर कोई भी एक रो अगर 0 होती है, कंप्लीट 0 होती है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। तो इसलिए जो d1, d2, d3 होंगे वो 0 होते हैं। होमोजेनियस इक्वेशन की एक कंडीशन भी होती है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो d1 है वो बराबर होगा d2 के बराबर d3 और इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, तो यहाँ केवल अपन d को ही लेके बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे भी दो केस होते हैं कि केस 1 में क्या कि अपना जो d है वो नॉन जीरो हो। अगर d नॉन जीरो है तो अपने पास यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो x बराबर y बराबर z बराबर 0 सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह जो केस सेकंड है अपना वो होगा कि अगर d इक्वल्स टू 0 हो तो अपने को यहाँ पे इनफाइनेटली सॉल्यूशंस मिलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दोनों अपने को याद रखना है। क्रेमर रूल अपने को पता था, क्रेमर रूल से रिलेटेड करता है होमोजेनियस इक्वेशन के लिए। ठीक है, इसके लिए क्या कंडीशन होती है कि d1, d2, d3 जो होंगे वो तीनों 0 होंगे। ठीक, आपको ये सिस्टम दिया हुआ है, इसके लिए अपन केवल d की ही बात करेंगे, यानी केवल डेल की ही बात करेंगे। ठीक है, तो अगर d अगर 0 नहीं है, नॉन 0 है, तो अपने पास x बराबर y बराबर z बराबर 0 प्राप्त होगा। अगर केस सेकंड में अगर d बराबर 0 है तो अपने को इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन करने से पहले आपको एक वर्ड की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, दैट इज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अपने को जो सॉल्यूशन मिले हैं तो अगर उनके टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले अपने को हो सकता है कि एक भी सॉल्यूशन ना मिले तो अपने को 9 सॉल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, या फिर अपने को किसी जगह पे यूनिक सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। ठीक, उसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपने को यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अपने को केवल दो ही कंडीशन को ध्यान रखना है, क्या कि एक सॉल्यूशन मिल रहा है और एक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, अपने को किस तरह का सॉल्यूशन मिल रहा है इस पे अपन चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो अपने को कोई भी सॉल्यूशन मिल रहा है, फिर चाहे वो इनफाइनाइट हो, चाहे यूनिक हो, चाहे 0 हो, तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। ठीक, जब अपने को सॉल्यूशन मिले, ठीक है, फिर चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, या फिर अपने पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, या फिर अपने पास 0 सॉल्यूशन में मिला। ठीक है, ये सभी 0 या फिर नॉन 0 यूनिक में आ जाएंगे। ठीक है, तो अपने को यूनिक सॉल्यूशन मिले या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले तो वो सॉल्यूशन कैसा हुआ? कंसिस्टेंट हुआ, मतलब जो आंसर हुआ कंसिस्टेंट यानी संगत। ठीक है, जो हल होगा वो संगत होगा। ठीक, अगर बात करें कि अपने को सॉल्यूशन ही नहीं मिलता है, ठीक है, अपने को कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो फिर वो इनकंसिस्टेंट होगा, यानी असंगत हल होगा। सिस्टम कैसा होगा?
असंगत यानी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत सी बार ये टेक्निकल टर्म्स होती है जो अपने को पता नहीं होती। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, 2x + 2ay + az = 0, 2x + 3by + bz = 0, 2x + 4cy + dz = 0। यहाँ पे अपने को पता चल रहा है जो d1 d2 d3 है वो 0 है। क्यों है? क्योंकि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन का सिस्टम है। ठीक है, इसमें कहा है कि जो ABC है वो इज एलिमेंट ऑफ आर नॉन जीरो और डिस्टिंक्ट है, यानी अलग अलग है। ठीक, साथ ही साथ ये जो सिस्टम है इसके पास एक नॉन जीरो सॉल्यूशन है। क्या दिया हुआ है अपने को? एक नॉन जीरो सॉल्यूशन अपने को इसके लिए बोला हुआ है। ठीक, तो अभी अपन ने होमोजीनियस पढ़ा था, जानते हैं होमोजीनियस इक्वेशन के लिए नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से सॉल्यूशन अगर मुझे लिखना है तो इसका सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करूंगा कि उसने कहा है हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन कब होगा? फिर चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक ही कंडीशन में होता है जब डी कैसा हो? जीरो। तो मतलब मुझे डी को जीरो करना है। ठीक, तो डी के लिए मैं डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ 2 2 2 2a 3b 4c देन a b एंड c। ठीक है, इसको मुझे जीरो के बराबर में पुट करना है। ठीक, तो इसको जीरो करने के लिए मुझे इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसका एक्सप्रेशन करना पड़ेगा। अगर मैं चाहूँ कि इसमें कुछ प्रॉपर्टी लगाऊं तो देखो ये 2 2 जो है किसी भी दो को मैं जीरो बना देता हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं, एक सिंपल सी प्रॉपर्टी इसमें लगा रहा हूँ, वो है कि R1 को ऐसे रहने देते हैं, R1 को कोई चेंज नहीं करते हैं। R1 यानी फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। तो R1 को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं जो सेकंड रो है और थर्ड रो है इसमें से R1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट में अगर प्रॉपर्टी लिखना चाहूँ तो R2 चेंज कर रहा हूँ मैं किसमें कि R2 - R1 एंड इसी के साथ में मैं एक और प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ कि R3 जो है उसको भी चेंज करके R3 - R1 कर रहा हूँ। मतलब दोनों में से फर्स्ट रो, सेकंड रो में से और थर्ड रो में से मैं फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक, तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होगा, दैट इज 2 2a एंड a। ठीक, उसके बाद ये जीरो हो जाएगा, देन 3b - 2a 0, 3b - 2a देन b - a। उसके बाद ये जीरो हो जाएगा, देखो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो 0। ठीक, 4c - 2a एंड देन c - a। इसके लिए मुझे इसकी वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? 0। ठीक, अब इसका एक्सप्रेशन करते हैं तो किसके सापेक्ष? c1 के सापेक्ष में x का एक्सप्रेशन करूंगा। किस तरीके से? ध्यान से देखो, 2 लिखा। ठीक, उसके बाद ये गायब, ये गायब, 3b - 2a c - a। c - a देन माइनस करेंगे क्या? 4c - 2a इंटू b - a। ठीक, बाकी सब देखो जीरो हो जाएंगे, तो बराबर में मुझे केवल जीरो लिखना। तो इसको सोल्व करने पर जो आंसर आ रहा है वो है 2ac - bc - ab देन इक्वल्स टू 0। इस bc - ab को उधर लेके जा रहा हूं, तो 2ac इक्वल्स टू bc + ab। ठीक, अब इसको एक बार ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसमें abc का भाग लगा दूं, ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को अगर abc से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे ये abc देन इसके पास भी abc और इसके पास भी abc। ठीक, तो ध्यान से देखो a और c तो कट हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2/b इक्वल्स टू, देखो bc से bc कट हो जाएगा और 1/a प्लस 1/b। अब इसको देख के ही पता चल रहा है कि ये ab जैसा लग रहा है ना, लेकिन क्या कि 1/b 1/a और 1/ सॉरी यहाँ पे c आएगा। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ से 1/a 1/b एंड 1/c आर इन AP। ओके, तो ये अपना ऑप्शन में भी दिया हुआ था। ठीक, ये अपना आंसर हुआ। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, उसने कुछ नहीं कहा था, अपने को होमोजेनियस सिस्टम दिया हुआ था। होमोजेनियस सिस्टम में साफ साफ उसने कहा था कि हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी उसी में शामिल होगा। तो वो केवल एक ही कंडीशन में होता है कि जब डी कैसा हो? जीरो हो।
ठीक है, तो मैंने डी को केवल 0 किया था और इसके अलावा अपन ने कोई कैलकुलेशन नहीं की है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज x plus y plus z equals to 6, x plus 2y plus 3z equals to 10, 3x plus 2y plus lambda z equals to mu। ठीक है, तो अपने को ये लीनियर इक्वेशन सिस्टम दिया हुआ है फिर से, और हैज मोर टू सॉल्यूशन। ठीक है, मोर टू सॉल्यूशन मतलब दो से ज्यादा सॉल्यूशन है इसके पास, तो अपने को म्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है। अब अपन ने ये तो पढ़ा ही नहीं कि दो से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे, तो फिर अपन क्या करेंगे, नहीं पढ़ा ना। यही बात है कि अगर दो से ज्यादा सॉल्यूशन है तो वो भी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन में नहीं काउंट कर सकते क्या अपन ने एक यूनिक सॉल्यूशन लिया था और एक इनफाइनाइटली सॉल्यूशन लिए थे, तो अपन ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन में तो आएगा। ठीक, तो मुझे इसको सॉल्व करना है एज ए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्रेमर रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आपका डी 0 होना चाहिए, साथ ही साथ d1 d2 d3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही था। तो सबसे पहले d1 की बात, d की बात करें तो d है अपना 1 1 1 1 2 3 देन 3 2 लैम्डा। ठीक, इसको क्या करना है, 0 पुट करना है। देखो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी पक्का, किसी भी दो को 0 कर लो या फिर डायरेक्ट आप एक्सप्रेशन करोगे तो भी यहाँ से शायद लैम्डा की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, उसके बाद अगर d1 d2 d3 में से किसी भी एक को 0 कर दो। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, d1 को 0 कर देते हैं। तो d1 को अगर मैं 0 करता हूँ तो मेरे पास यहाँ से मुझे मिलेगा 6 10 म्यू एंड देन 1 2 2। ठीक, उसके बाद 1 3 लैम्डा 1 3 लैम्डा। इसको क्या करना है, इसको भी 0 करना है ना। अब लैम्डा की जगह अगर मैं 1 यहाँ पे रख देता हूँ तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट म्यू की वैल्यू मेरे पास आएगी, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ म्यू की वैल्यू मेरे पास 14 आ रही है। ठीक, तो अगर बात करते हैं म्यू माइनस लेमडा स्क्वायर की, म्यू माइनस लेमडा स्क्वायर की अगर अपन बात करें तो दैट इज 14 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो दैट इज अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 13। ठीक, कितना सिंपल क्वेश्चन था ना। अपने को लीनियर इक्वेशन दी हुई थी, कुछ नहीं कहा, बस यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म जोड़ दी, एक नहीं यहाँ उलझा दिया उसने कि हैज मोर टू सॉल्यूशन। तो ये लिंक करना चाहिए कि हैज मोर टू सॉल्यूशन भी अपन इनफाइनाइट सॉल्यूशन की तरह सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे d0 कर दिया और इनमें से कोई भी एक 0 करोगे तो आपको म्यू की वैल्यू करेंगे। अब एक चीज और ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पे केवल d1 ही क्यों लिया, d2 d3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं d2 d3 लेता तो मेरे पास म्यू नहीं आता। ठीक है, ठीक, ये सभी क्वेश्चन पास्ट ईयर क्वेश्चन के हैं, पास्ट ईयर के क्वेश्चन है, मतलब जो जीमेंस में 2020 ईयर में जो पूछे गए यानी जनवरी शिफ्ट में, जनवरी अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए ये सभी क्वेश्चन वो हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान से देखिए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को ये लीनियर इक्वेशन सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, और इसके लिए पूछा है कि इसमें आपको बताना है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए आपके पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ऑप्शन 1 जो है वो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन व्हेन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2। सेकंड ऑप्शन है अ यूनिक सॉल्यूशन व्हेन लैम्डा इज इक्वल्स टू -8 एंड थर्ड ऑप्शन है नो सॉल्यूशन व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू 8 एंड फोर ऑप्शन है कि नो सॉल्यूशन व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू 2। तो इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसके सॉल्यूशन की बात करनी है, तो मुझे कुछ नहीं दे रखा, मुझे बताना है इसका सॉल्यूशन कैसा होगा और लैम्डा की किस वैल्यू के लिए। तो सबसे पहले मैं इसके डी की बात करता हूं। ठीक है, तो डी की क्या वैल्यू आती है सबसे पहले वो फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने डी इसको लिखा और डी मेरा होगा लैम्डा 2 लैम्डा 4 2 3 लैम्डा देन 2 5 6। C1 को कंसिडर करके अगर एक्सप्रेशन करूं तो यहां से मेरे पास D की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लैम्डा। ठीक है, एंड 18 माइनस 5 लैम्डा। ठीक, उसके बाद -2 लैम्डा वो हो जाएगी मेरे पास अगेन 18 माइनस 5 लैम्डा। देन -2 लैम्डा। ठीक, तो 12 माइनस 2 लैम्डा। ओके, देन +4
तो 10 माइनस 6। ओके, इस इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो जब मेरे पास डी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है लैम्डा प्लस 8 देन 2 माइनस लैम्डा। ओके, डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद मुझे आप ऑप्शन चेक कर लेने चाहिए। तो अपना जो फर्स्ट ऑप्शन था वो कह रहा है कि लैम्डा की वैल्यू 2 रखें, ठीक है, तो अपने पास इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होने चाहिए। तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन के लिए अपने को पता होता है कि एक तो क्या डी मेरे पास 0 होना चाहिए, ठीक है, डी बराबर 0 होना चाहिए, एंड जो D1 है D2 है या फिर D3 है, इनमें से ये भी कैसे 0 होने चाहिए। सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए D इज इक्वल टू 0 एंड देन D1 D2 एंड D3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये अगर कंडीशन फॉलो करता है फॉर लैम्डा की किस वैल्यू के लिए, 2 के लिए, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगर मैं लैम्डा की 2 वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास हाँ डी तो मेरे पास 0 हो जाएगा, लेकिन D1 D2 D3 की बात करें तो दैट इज 1, तो यहां से मुझे D1 D2 D3 0 नहीं मिल रहा, तो यहां से मेरे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है बेटा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन जो है वो है, सेकंड ऑप्शन अपना कह रहा है कि अ यूनिक सॉल्यूशन व्हेन लैम्डा इज -8, अ यूनिक सॉल्यूशन। अब लैम्डा की वैल्यू किसके लिए, -8 के लिए, तो यूनिक सॉल्यूशन मुझे मिलना चाहिए। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैं जानता हूं कि अगर मैं लैम्डा की वैल्यू -8 पुट करता हूं तो डी मेरे पास 0 होता है, ठीक, और ये यहीं पर ही गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब डी नॉन जीरो। अब डी पहले ही 0 हो जाएगा तो फिर यूनिक सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। ऑप्शन जो सेकंड है वो भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो वो है नो सॉल्यूशन व्हेन लैम्डा इज इक्वल्स टू 8, लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 तो नो सॉल्यूशन। तो लैम्डा अगर मैं 8 पुट करता हूं तो यहां से मेरे पास डी की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है। देखो अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 8 पुट करता हूं तो 8 + 8 16 एंड 2 - 8 दैट इज -6, ठीक है, तो 18 × 6 तो डेफिनेटली 0 तो नहीं आ रही, जबकि मुझे 0 यहाँ पे आनी चाहिए थी। क्यों, क्योंकि नो सॉल्यूशन के लिए वो कह रहा है, तो ऑप्शन 3 भी इनकरेक्ट हो गया। जाहिर सी बात है ऑप्शन 4 इज करेक्ट होना चाहिए। फिर भी एक बार चेक करते हैं, तो ऑप्शन 4 जो है तो वो है लैम्डा की लैम्डा इक्वल्स टू 2, ठीक, क्या लैम्डा इक्वल्स टू 2 पुट करने पर इसकी जो वैल्यू है, मतलब जो सिस्टम का जो है वो सॉल्यूशन अपने को नहीं मिलने चाहिए, नो सॉल्यूशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि d इक्वल्स टू 0 होता है और d1 इक्वल, इसमें से d1 d2 d3 में से एटलीस्ट 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये अपन चेक कर चुके हैं, लैम्डा फर्स्ट ऑप्शन में अपन ने लैम्डा 2 पुट करके रखा था तो d तो 0 हो रहा था, साथ ही एटलीस्ट 1 वाला भी कंसीडर कर रहा था, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, सॉरी फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अपना जो आंसर है लैम्डा इक्वल्स टू 2 इज नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन में जो सिस्टम दिया हुआ था उसके सॉल्यूशन के बारे में मुझे ऑप्शन में कंसीडर किया हुआ है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले डी निकाला। अब डी की वैल्यू के लिए मैंने फाइंड आउट करा कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए डी 0 हो रहा है, तो वो फर्स्ट ऑप्शन में एंड फोर्थ ऑप्शन में 0 हो रहा था। साथ ही साथ फर्स्ट ऑप्शन में d1 d2 d3 0 नहीं हो रहे थे, ठीक है, जबकि वो 0 होने चाहिए थे फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अपने को नो सॉल्यूशन चाहिए था, तो लैम्डा की वैल्यू 2 रखने पर नो सॉल्यूशन मिल रहा है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट है। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपने को फिर से लीनियर सिस्टम, लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, कोफिशिएंट की जगह 1 म्यू एंड डेल इसने यूज किया हुआ है, ठीक है, और कह रहा है कि अपने को बताना है कि क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर्स म्यू एंड डेल, ठीक है, म्यू एंड डेल के किस मान के लिए, मतलब किस वैल्यू के लिए आपका जो सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का वो कैसा है, इनकंसिस्टेंट है, मतलब असंगत होना चाहिए। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, असंगत। तो अभी कुछ देर पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं इनकंसिस्टेंट का मतलब अपने को सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो अपने को बताना है क्या कि नो सॉल्यूशन के लिए, ठीक, तो सॉल्व करते हैं इसको। सो जब भी नो सॉल्यूशन आ जाए तो अपने को एक बात याद रखनी है कि प्लेन्स तो सिमिलर नहीं है ना, प्लेन्स तो पैरेलल नहीं है, तो प्लेन्स देखो इनके कोफिशिएंट देखो 1 3 4 2 4 4 3 5 4, तो ये तो पता चल रहा है कि ये प्लेन्स जो है वो पैरेलल नहीं है, ठीक। अब नो सॉल्यूशन क्रेमर रूल क्या कहता है कि सबसे पहले तो डी कैसा होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए, और साथ में जो d1 है d2 है
साथ में D1, D2 एंड D3 एटलीस्ट वन इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये दो कंडीशन अपने को इस क्रेमर रूल से अपने को इसमें लगानी है और सोल्व करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ना, तो एक बार करके देख लो। अगर आपने क्वेश्चन करके देखा होगा तो होपफुली आपका आंसर आ चुका होगा। मेरे पास इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या? इस क्वेश्चन को थोड़े से कॉमन सेंस से करते हैं। क्या? देखो, अगर मैं मान लो कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, इस पूरी इक्वेशन को, ये इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड। ठीक है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं एक बार, तो फिर मेरे पास क्या होता है, एक बार देखो ध्यान से। तो ये जो इक्वेशन बनेगी मेरे पास वो होगी 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल्स टू 2, देन 6x प्लस 8y प्लस 10z इक्वल्स टू 2 म्यू। ठीक है, उसी के बाद नेक्स्ट इक्वेशन को ऐसे एज इट इज रहने देना है, कोई दिक्कत नहीं है। 4x प्लस 4y प्लस 4z इक्वल्स टू डेल। इससे मेरे पास कोई चेंज थोड़ी आएगा, नहीं ना। अब देखो इसको एक सोल्व करते हैं। क्या? ध्यान से देखो, 4 प्लस 2 6, ठीक, 4 प्लस 4 8, देन 4 प्लस 6 10। ठीक, अब यहां से थोड़ा अपन गेम प्ले करते हैं। वो क्या कि जो मेरी जो सेकंड इक्वेशन थी, ठीक है, तो 2 टाइम्स सेकंड इक्वेशन, ठीक, इसको चाहो तो आप सेकंड इक्वेशन, ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, क्या, 2 टाइम्स फर्स्ट इक्वेशन, ठीक, और फिर से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं जो मेरी थर्ड इक्वेशन थी। तो इसको अगर मैं एक बार ये प्रोसेस करके देखूं तो मेरे पास क्या होता है, देखो ध्यान से। 4 प्लस 2 माइनस 6 0, 4 प्लस 4 8 माइनस 8 इक्वल्स टू 0, अगेन 4 प्लस 6 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस साइड तो मुझे क्या मिलेगा 0, एंड देन उस साइड मुझे क्या मिल रहा है, वो है 2 म्यू माइनस 2 माइनस डेल इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से मेरे पास एक वैल्यू आई, क्या, डेल इक्वल्स टू 2 म्यू माइनस 2। ठीक है, तो यहां से मेरे पास एक इक्वेशन फाइंड आउट होती है, वो है डेल इक्वल्स टू 2 टाइम्स म्यू माइनस 2। अब मेरे को म्यू एंड डेल के लिए एक जो ऑप्शन में जो वैल्यूज दी है वो वैल्यूज में पुट करके देखूंगा, अगर वो उसको सेटिस्फाई कर रही है तो फिर मुझे सॉल्यूशन, वो अपना आंसर नहीं होगा गलत। ठीक है, वही अपने को ध्यान रखना है, अपन खेल रहे हैं नो सॉल्यूशन के लिए। नो सॉल्यूशन तब मिलेगा जब मुझे डेल और म्यू की किसी एक वैल्यू के लिए जो ये जो वैल्यूज दी है ये सेटिस्फाई नहीं करे। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड जो ऑप्शन है वो भी अपन अगर इसमें वैल्यू पुट करके, तो अगर म्यू की मैं 1 वैल्यू रखता हूं तो 1 माइनस 2, तो इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास डेल की जो वैल्यू आती है वो डेल इक्वल टू 2 टाइम्स म्यू माइनस 1, ये इक्वेशन आती है। अब मैं सभी ऑप्शन इसमें म्यू के लिए चेक करूंगा, अगर म्यू के सभी मान रखने पर मुझे अगर डेल की वैल्यू कंसिडर होती है तो फिर वो ऑप्शन सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए सेटिस्फाई करेगा। बिकॉज अपन नो सॉल्यूशन के लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं तो अपने को म्यू और डेल की म्यू की वैल्यू रखने पर डेल की वैल्यू मुझे नहीं मिलनी चाहिए। तो सभी ऑप्शन एक बार चेक करते हैं। तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन इज, सो फर्स्ट ऑप्शन इज 1 0। ठीक है, यानी म्यू की वैल्यू जो म्यू कोमा डेल थे वो जो अपने को ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन है 1 0। तो 1 0 अगर मैं म्यू की जगह 1 पुट कर रहा हूं तो मुझे डेल 0 मिल रहा है। देखो 1 माइनस 1 0, डेल की वैल्यू मुझे 0 मिल रही है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं। इसी तरह सेकंड ऑप्शन 4 6, तो म्यू की जगह 4 रखूंगा तो 3 2 6, डेल की वैल्यू मुझे 6 मिल रही है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको भी नहीं लेंगे। थर्ड ऑप्शन इज 3 4, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है
4,3, ठीक है। अगर मैं म्यू की जगह 4 रखूं तो म्यू 4 माइनस 1 3, 3 टू 6, तो डेल की वैल्यू मुझे 6 मिल रही है, जबकि अपने पास क्या दे रखा है 3। तो अपना जो आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा 4,3। ओके, तो छोटी सी ट्रिक थी, थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी करने का अपने पास वो होता है, ठीक है, क्योंकि जी मेंस में क्वेश्चन सभी आते हैं, तरीका वो होना चाहिए जिससे आप टाइम कम लगा पाए, ठीक है। तो टाइम कंज्यूम कम करें थोड़ा सा और कैलकुलेशन को फास्ट करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको फिर से एक लीनियर इक्वेशन सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें कहा है कि जो इसके जो सॉल्यूशन होंगे इट इज x, y, z, ये जो सॉल्यूशन होंगे, और इसके लिए कहा है कि z इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि z इज नॉट इक्वल टू 0, और ये जो सॉल्यूशन होगा इसमें से x, y जो है ये कोऑर्डिनेट जिस लाइन पे लाई करेंगे, ठीक है, ये जिस लाइन पे होंगे आपको उसकी इक्वेशन देनी है, ठीक है। तो कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में लाइन की इक्वेशन पूछिए जहां से ये जो x, y लाई करेंगे, ठीक। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका कोई भी एक सॉल्यूशन होगा x, y, z, z इज नॉट इक्वल टू 0 उसने दिया हुआ है। तो अब मुझे इसमें सॉल्यूशन के लिए कुछ पता नहीं चल रहा, मुझे सॉल्यूशन ये दिया हुआ है केवल कि ये नॉन जीरो होगा, क्या होगा, नॉन जीरो, ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन होगा ये अपन सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्स वाई की किसी एक ही वैल्यू के लिए तो ये लाइन सेटिस्फाई होगी ना, सब बहुत सारी लाइन थोड़ी सेटिस्फाई हो सकती है, ठीक। तो अपन इसके लिए कह सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, और इसके लिए क्रैमर रूल लगा सकते हैं, है ना। तो एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके देखो और फिर वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करके देखो एक, और आपका आंसर भी कुछ ना कुछ आया होगा, ठीक है। कैलकुलेशन में अगर टाइम लग रहा है तो उसको थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, ठीक। अब देखो ये जो क्वेश्चन था, ठीक, अब इसमें इस क्वेश्चन को अपन क्रैमर रूल से अगर कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं कॉमन सेंस से सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या कि अपने को लाइन की इक्वेशन चाहिए। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है, मतलब x और y में अपने को एक इक्वेशन चाहिए, ऑप्शन में भी अपने पास यही दे रखे हैं, ठीक। तो ऑप्शन तो अपन x से पुट करके नहीं देख सकते, लेकिन मैं एक चीज कर सकता हूं, क्या कि मुझे इक्वेशन में केवल क्या चाहिए, x एंड y, ठीक। मुझे एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है z, क्या मिल रहा है, z। तो अगर मैं इस z को गायब कर दूं, क्या अगर मैं इस z को गायब कर दूं कुछ भी करके, फिर चाहे वो इनको सबको ऐड कर रहा हूं, सबको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, या जो लास्ट क्वेश्चन में अपन ने करा था किसी को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ भी प्रोसेस करके अगर मैं इस z वाली टर्म को गायब कर दूं तो जो मेरे पास इक्वेशन आएगी वो लाइन की ही इक्वेशन आएगी, एम आई राइट। तो एक बार ट्राई करके देखने, और मुझे z को गायब करने का एक सिंपल सा प्रोसेस दिख रहा है कि इस इक्वेशन को, जो फर्स्ट इक्वेशन है ये एंड जो थर्ड इक्वेशन है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, क्या करूं, ऐड कर दूं, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको थर्ड इक्वेशन के साथ मैं ऐड कर रहा हूं, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो है 4x, ठीक, माइनस का 2y माइनस y दैट इज माइनस 3y, ठीक, प्लस kz माइनस kz 3, ठीक है, एंड 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, ठीक। तो इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूं, 4x माइनस 3y एंड 4 इधर आएंगे तो माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन आई ये मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन है, और जो कि अपने को ऑप्शन में दी हुई है, तो अपना आंसर डायरेक्ट आता है, ठीक है ना। मुश्किल से मुझे 5 से 10 सेकंड इस क्वेश्चन को सोल्व करने में लगे होंगे, बस थोड़ा सा सोचने में टाइम लगता है और कैलकुलेशन मेरी फास्ट हो गई, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको लगने में ऐसा लगता है कि टाइम कंज्यूम होंगे, लेकिन विदाउट क्रैमर रूल मैंने इसको सोल्व करा है, ठीक है।